साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बुक पर। साथियों, घटना चक्र पॉलिटी के रिवीजन के अंतर्गत आज क्लास नंबर 6 में हम लोग रिवीजन करेंगे लोकसभा का, राज्यसभा और संसद के कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया और उसके साथ साथ संसद की समितियां तथा संसदीय अधिनियम। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल हम देख रहे हैं यहाँ पे, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। ठीक है, देखिए लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए यह न्यूनतम सीमा 30 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ कह रहे हैं, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये दोनों ही कथन सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है वो राष्ट्रपति के निर्देशन के अंतर्गत नहीं बनाई जाती है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनाई जाती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखरेख में बनती है। ठीक है, तो ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। सही नहीं है पूछा है तो सी आंसर होगा। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। ये ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, वोटर लिस्ट जो बनाई जाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन तैयार कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगला सवाल है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। ठीक है, देखिए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, या फिर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भारत के किसी नागरिक का नाम अगर भारत के अंदर किसी भी वोटर लिस्ट में है तो वह किसी भी सामान्य सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, यहाँ पर सिक्किम को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि सिक्किम का यहाँ पर मामला जो है अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन, ठीक है, इनमें से किस जनगणना के आधार पर है। ठीक है, तो यह जो है 1971 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं एक बार। देखिए संविधान के अनुच्छेद 81 एवं 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 2026 के बाद जो है ये चीज़ बदल जाएगी। ठीक है, जो सीटों का आवंटन है वो 2026 के बाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पे, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, 530 राज्यों में और 20 संघ राज्यों में और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है और तदनुसार अब लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 ही हो सकती है। ठीक है, तो 550 सदस्यों की जो है संख्या अब अधिकतम होगी। ठीक है, लोकसभा में।
ठीक है, चलिए, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तक तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। देखिए, गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस के लिए प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के। ठीक है, जिसमें दिल्ली की 7 सीटें, अंडमान और निकोबार में 1, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव में 2, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, जम्मू और कश्मीर में 5 और लद्दाख में 1 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे। अगला सवाल है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ठीक है, देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, देखिए, इसको एक बार हम देख लेंगे। तो यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 81, 31वें संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा, दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम, ठीक है, तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, यानी राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य। ठीक है, तो इस तरह से है। बाकी जो यूटी की सीटों के बारे में हमने अभी भी बात कर ली थी, जिसमें दिल्ली की 7, अंडमान निकोबार की 1, चंडीगढ़ की 1, दादरा और नगर हवेली दमनदीव की 2, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1, जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि राज्यसभा में यह निर्धारित संख्या 8, जिसमें दिल्ली की 3, पुडुचेरी की 1 और जम्मू कश्मीर की 4 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ठीक है, एससी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये अनुच्छेद 330 में किया गया है। ठीक है, लोकसभा में एससी कैटेगरी की सीट्स जो है वो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत वर्णित हैं। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330(1) के उपखंड ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा उपखंड ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, लोकसभा में एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? देखिए, एससी कैटेगरी के लिए जो है कितनी है? 84 है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेंगे एक बार। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, ठीक है, तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, यानी कि एससी के लिए कितनी है? 84 है। ठीक है, 84, और एसटी के लिए 47 है। ठीक है, 47, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ठीक है, देखिए, एसटी का रिप्रेजेंटेशन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए, आइए यहाँ हम बात करेंगे। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, कितनी है? 6। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है। ठीक है, और गुजरात में ऐसी सीटें 4 हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व सीटें एसटी के लिए कहाँ से हैं? एमपी से हैं, मध्य प्रदेश से, और गुजरात से 4 हैं, यूपी और बिहार से 0 हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार
लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ठीक है, देखिए, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। देखिए, लोकसभा की बैठक को इन तीनों तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो लोकसभा के जो सत्र हैं वो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल। ठीक है, देखिए, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि लोकसभा के कार्यकाल की, तो लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इमरजेंसी के केस में ऐसा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार हम देख लेंगे। अनुच्छेद 83(2) के परंतुक के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दिशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो आपातकाल की घोषणा के दौरान यह 1 साल के लिए बढ़ेगा और आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में, ठीक है, यानी आपातकाल जब हट जाएगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक के लिए बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ठीक है, देखिए, लोकसभा का कोरम 1/10। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। ठीक है, मतलब लोकसभा में अगर कोई विपक्ष का नेता बनेगा तो उसकी जो है कुल सदस्य संख्या की 1/10 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें 543 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, 543, तो इनमें से 54 सदस्य होने चाहिए, 54-55 तक सदस्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है। ठीक है, देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न पढ़ा था। लोकसभा में 1-1 सीट का प्रतिनिधित्व किस किसका है। देखिए, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर 1-1 सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी में लोकसभा की 1-1 सीट है। ठीक है, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, अरुणाचल में लोकसभा की 2-2 सीटें हैं। ठीक है, यह तब है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में 1-1 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। ठीक है, देखिए, कुल वोट का 1/6 भाग जो है, कुल बैलेट वोट्स का 1/6 भाग। देखिए, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ठीक है, तो 1/6 भाग, यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, 1/6 भाग बैलेट वोट्स का 1/6 भाग होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो देखिए, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी पद की शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य भी
जो है जितने भी मंत्री होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री और मतलब राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो केवल और केवल लोकसभा के स्पीकर ही ऐसे हुए जो कि अपने पद की शपथ स्पीकर के तौर पर पद की शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि वह लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ले चुके होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के नाम लिखेगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल यहाँ पर है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। सभी सांसद बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 94 ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखिए दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? केवल और केवल सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, जो नए सांसद चुनकर आए हैं उनको जो है शपथ दिलाना। ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो कौन होते हैं। देखिए, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। ठीक है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन है? सीनियर मोस्ट सांसद होते हैं। ठीक है, उनको जो है प्रोटेम स्पीकर का काम दिया जाता है और उनका काम सिर्फ क्या है? जितने भी नए सांसद निर्वाचित हुए हैं उनको शपथ दिलाना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। ये सिर्फ टाई के केस में होता है। ठीक है, देखिए, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तो डी आंसर हो जाएगा। टाई होने की स्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, जब वोट बराबर पड़ जाए तब ऐसा किया जाता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं एक बार। देखिए, अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो, परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का अधिकार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, पहले स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। देखिए दोस्तों, वो थे जी.बी. मावलंकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए, लोकसभा में पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। ठीक है, देखिए 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। ठीक है, और इसके अलावा वर्तमान जो हमारी लोकसभा है उसके अध्यक्ष भी ओम बिरला हैं। ठीक है, ओम बिरला जी जो है दूसरी बार हमारी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ गौर करने लायक है कि यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा, तो यहाँ पर मेंशन करने लायक बात यह है कि 17वीं लोकसभा जो थी वो थी 2019 से लेकर के और 2024 तक। ठीक है, और अब जो वर्तमान में चल रही है वो है हमारी 18वीं लोकसभा। ठीक है, इसका कार्यकाल 2024 से लेकर के और 2029 तक रहेगा। ठीक है, चलिए तो 18वीं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष भी ओम बिरला जी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह
मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये लोकसभा अध्यक्ष का जो है अधिकार उन्हें मिला हुआ है। ठीक है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। ठीक है, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह प्रथमतः मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम यहां देख रहे हैं। देखिए यह है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। देखिए लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट होता है वो सीधे सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर अधीन आता है। ठीक है, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों अब राज्यसभा से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों राज्यसभा में अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर हम देखें तो 250 सदस्य, ठीक है 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो जो ये आंकड़ा है ये 238 सदस्यों का निर्वाचन प्लस 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है वो है 250। ठीक है, देखिए राज्यसभा की निश्चित अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसमें राज्यों, संघीय क्षेत्रों से 238 से अनधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत 12 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिनमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 8 संघीय क्षेत्रों, 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से, 4 जम्मू कश्मीर से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक राज्य के लिए बराबर तो ऐसा नहीं है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, राज्यसभा में राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, देखिए राज्यसभा के सदस्य जो है वो आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। तो जितने भी एमएलए होते हैं, ठीक है, तो एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो जो निर्वाचित एमएलए होते हैं उनके द्वारा ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कथनों पर विचार करिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो ये गलत है, होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से कथन सही है, देखिए दूसरा और तीसरा भी गलत है, तो आंसर होगा डी, कोई भी नहीं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर बात करें अगर, तो संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। देखिए दिल्ली के लिए 3 सीटें हैं, पुडुचेरी के लिए 1, जम्मू और कश्मीर के लिए 4 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना
न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसको नहीं देखता। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ बात करें कि पहला है यह भंग नहीं की जा सकती है, तो ये सही है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो 30 वर्ष की आयु से कम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो कम से कम आयु जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, 1 और 3। ठीक है, सही आंसर जो होंगे, मतलब सही स्टेटमेंट जो होंगे वो 1 और 3 होंगे, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा एक सही है, देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये सही है, तो यही उत्तर हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, जी नहीं, राज्यसभा के सदस्य हमेशा जो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, नहीं, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, जी नहीं, ये भी गलत है, भारत के महान्यायवादी को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं कि राज्य सूची के संबंध में कोई कानून या कोई विधि बनानी है, तो वह देखते हैं राज्यसभा के लिए, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। इसके अलावा राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो ऊपर के 3 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें लॉ चौथे स्टेटमेंट की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि राज्य सूची के संबंध में अगर हम बात करें तो जो कानून बनाने या विधि बनाने की जो पावर है वो संसद के पास है। ठीक है, केवल राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती है। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत, ठीक है, देखिए यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, ना कि केवल राज्यसभा। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों यहाँ पर हम धन विधेयक के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। देखिए प्रश्न इस पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह पूछा गया कि धन विधेयक केवल प्रस्तुत किए जा सकते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ, अनुच्छेद 109 में बताया गया है। आगे है, लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है। परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को मानने या न मानने हेतु स्वतंत्र है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, आगे है, देखिए यहाँ पर अतः राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार अनुदान मांगे, ग्रांट्स, लोकसभा में रखी जाएंगी तथा उसे ही उस पर मतदान का अधिकार होता है, लोकसभा को ही। अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के
संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी अनुच्छेद 112 के अनुसार ये बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बजट, चूँकि बजट शब्द कहीं संविधान में उल्लिखित नहीं है और उसके बजाय संविधान में अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में माना गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा, ठीक है। देखिए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में ज़्यादातर पावर या ज़्यादातर शक्तियाँ लोकसभा के हाथ में है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 109(2) के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी। क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं, ठीक है। लोकसभा धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है, लोकसभा को ये ज़्यादा पावर मिली हुई है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, तो धन विधेयक के संबंध में निरस्तीकरण और संशोधन जो है वो ज़्यादातर पावर लोकसभा के हाथ में है और मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है, ठीक है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में जो शक्तियाँ हैं वो राज्यसभा के हाथ में अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथा नंबर जो है इसमें अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बी, 1, 2, 3, ठीक है। तो लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं वो 1, 2, 3 नंबर में लिखी गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। देखिए यानी लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्तियाँ कहाँ पर हैं, तो बराबर शक्तियाँ अगर हम बात करें तो संविधान में संशोधन करने के विषय में दोनों के पास बराबर शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें पहले वाले की, नई अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये केवल राज्यसभा की शक्ति है। सरकार को हटाने के विषय में ये जो है लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। कटौती प्रस्ताव भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ संविधान में संशोधन करने के विषय में हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, परंतु उसे दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है, ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के संबंध में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्ति प्राप्त है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, या फिर उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। देखिए दोस्तों, अगर सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो ऐसा ऊपर के 3 ABC में से कुछ भी नहीं होता, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ना ही प्राइम मिनिस्टर अपना रिजाइन करेंगे और ना ही संसद भंग होगी और ना ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ठीक है। देखिए यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर राज्य और राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा में 10 सीटें हैं, ये पहला सही है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में से 11 राज्यसभा की सीटें आवंटित हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक से 12 और पंजाब से 7 सीटें आवंटित की गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, देखिए
निम्न में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए हिमाचल प्रदेश से सबसे कम है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से 3 सीटें आवंटित हैं और छत्तीसगढ़ से 5, इसके अलावा झारखंड से 6 सीटें, ठीक है, और जम्मू कश्मीर से 4 सीटों की व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए संघीय क्षेत्रों यानी कि जो हमारे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। देखिए दोस्तों, लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, तो संसद के दोनों सदनों में हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए देखिए, संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 3, पुडुचेरी 1 और जम्मू कश्मीर 4 को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ठीक है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये कह रहे हैं कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। लेकिन उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो इस तरह से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा पढ़ते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है? केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालते हैं, ठीक है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर्स वोट डालते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, देखिए दोस्तों, राज्यसभा का प्रथम गठन या सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संसद 2 सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर रिटायर हो जाते हैं। सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? देखिए पहला ऑप्शन, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, या राज्यसभा में सदन का नेता, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई व्यक्ति कोई भी जो राज्यसभा का सदस्य है और वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है तभी जब वह मंत्री हो, है ना, और जो राज्यसभा से सदस्य हो। यानी राज्यसभा का सदस्य जो मंत्री बनाया गया हो वही केवल लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखिए ये हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, ये हम जानते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। देखिए दोस्तों, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, ठीक है। डी आंसर होगा। देखिए पढ़ते हैं इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से क्या कथित है? देखिए राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो ये सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल है? तो हम जानते हैं भारत की संसद कैसे बनेगी। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, इनसे मिलकर के बनती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है अध्यक्ष लोकसभा, ठीक है, उपाध्यक्ष लोकसभा, ठीक है, महासचिव लोकसभा, ये भी ठीक है, और अध्यक्ष राज्यसभा। तो डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संसद के अधिकारियों में ये सभी चारों शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक, ठीक है। 2 महीने तक अगर वो अनुपस्थित रहेगा बिना सूचना दिए तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त मान ली जाएगी, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है, ठीक है। तो ये है। चलिए आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव तब उठाया जाएगा जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या फिर तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ठीक है। देखिए, संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? देखिए दोस्तों, संसद की कार्यवाहियों की जांच करना न्यायालयों द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है संविधान के अनुच्छेद 122 में। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 122 में ये प्रावधान है कि संसद की कार्यवाहियों की जांच न्यायालय नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को। तो संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में वोट करते हैं। ये तो बात अजीब सी लगती है, ऐसा नहीं है। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ये भी सही नहीं है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, तो एमएलसी लोग वोट नहीं करते लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में, ठीक है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ये सही है। राज्य विधानमंडल के यानी कि विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए वोट करते हैं, ठीक है। देखिए, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा यानी एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? देखिए, राष्ट्रपति की इच्छा से यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है किसी भी परिस्थिति में या फिर संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर, तो राज्य सूची के संबंध में अगर कानून बनाना है तो उसके लिए राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे 2/3 बहुमत से, ठीक है, तब जाकर के ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, ठीक है। ये है। चलिए
यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए अगर बात करें तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो ऐसा अनुच्छेद 253 के अंदर प्रावधान किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो ये जो अतिरिक्त विषयों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है अवशिष्ट शक्तियाँ, तो उस पर भी कानून संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें संविधान का अनुच्छेद 248 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो 248 जो है वो रेजिडुअल पावर्स के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। ठीक है, देखिए, यह घटना बैठ जाना यानी कि यील्डिंग द फ्लोर कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, इन्हें हम देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर दिया गया है मर्यादा, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। इसके बाद है पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। अंतर प्रदान, देखिए, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदान कहलाती है। इसके बाद है बैठ जाना, अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए, यानी हमने यहाँ पर देखिए मर्यादा, डेकरम और पक्ष त्याग यानी क्रॉसिंग द फ्लोर, अंतर प्रदान यानी इंटरपेलेशन और यील्डिंग द फ्लोर, ये 4 चीज़ें थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं संसद में शून्यकाल का समय है। देखिए, संसद में शून्यकाल यानी 0 आवर, तो ये होता है आपका सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको एक बार जरा। शून्यकाल यानी 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। ठीक है, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, जिसकी अधिकतम अवधि 1 घंटा हो सकती है, जिसे 0 आवर कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित कर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। तदनुसार अब राज्यसभा में देखिए सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख स्पेशल मेंशंस 12 बजे तक लिए जाते हैं। इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है और लोकसभा में यह पूर्ववत ही है, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है। देखिए, तो यह होती है द्वितीय वाचन में। ठीक है, द्वितीय वाचन में जो है आम बहस होती है। देखिए, विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। ठीक है, द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इस स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। देखिए दोस्तों, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है, ये पहला आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में, ठीक है, कोई विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है।
धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हमने पढ़ते हैं जरा। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई। द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए 17 मई 1978 को आयोजित हुई तथा तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। ठीक है, देखिए आगे हम बात करेंगे भारत की संचित निधि के बारे में। देखिए संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज हुंडियाँ निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसीलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 14 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों की बात करेंगे। अनुच्छेद 112(3) के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, विधि भार, मोचन भार, उधार लेने, ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित व्यय हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते दिए जाने हैं वो, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए सैलरी जो कि हाई कोर्ट के लिए उस राज्य की संचित निधि से और सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत की संचित निधि से, भारत के कैग को उनके संबंध में जो वेतन भत्ते दिए जाने हैं वो। ठीक है, इसके अलावा किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियाँ, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम ये जान लेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, लेकिन भारत के राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बजट के संबंध में बात करते हैं। बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर है अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है, पब्लिक अकाउंट्स। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशियाँ जमा की जाती हैं। इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? देखिए दोस्तों धन विधेयक को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं अगर, तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 110। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा और अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मानी जाती है। ठीक है, तो धन विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, देखिए धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है? नहीं, धन विधेयक को केवल लोकसभा में। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है? नहीं, लोकसभा में केवल। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है।
धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 109(5) के अनुसार यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन की अवधि में नहीं लौटाती है तो उसे उसी रूप में राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, देखिए साथियों, अगला प्रश्न बजट से संबंधित है। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो, देखिए अगर वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होगा तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, तो बजट जो है पेश होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, जो बजट हम मतलब सरकार प्रस्तुत करती है संसद में, उसके पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं एक बार। चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो वर्ष चल रहा है उस वर्ष में क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा हो रहा है, कितना पैसा लगा, और ये सब चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में जो है पेश की जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, लेखानुदान का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए पब्लिक ग्रांट्स, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए लेखानुदान की हम बात कर रहे हैं तो देख लेंगे, संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए साधारण वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं। ठीक है, देखिए बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान, वित्त विधेयक को पारित करना। ठीक है, देखिए तो जो सामान्य वित्तीय विधायन में जो चरण हैं, फेजेज हैं, वो उनमें से जो ये एक नहीं है, और वो कौन सा नहीं है? लेखानुदान। ठीक है, तो लेखानुदान इसमें शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। ठीक है, तो जो चरण हैं वो उनमें से अगर हम देखें, देखिए बजट का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण हैं, जबकि लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान, अनुच्छेद 116 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, यानी बजट प्रक्रिया में शामिल नहीं है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ठीक है, देखिए तो कटौती प्रस्ताव का संबंध बजट से होता है। ठीक है, देखते हैं, चलिए इसको समझते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर निंदा प्रस्ताव की, देखिए निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं, और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार की होती है: नीति निर्नुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हम बात कर रहे थे स्थगन प्रस्ताव की। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। ठीक है, प्रश्नकाल की हम बात कर चुके हैं। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए अनुपूरक प्रश्न, इस बारे में बात करेंगे। देखिए संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है।
आगे देखेंगे अगला। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का अर्थ क्या है। देखिए गिलोटीन का अर्थ है यहाँ पर विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ठीक है, अब देखिए गिलोटीन समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति, राज्यसभा या अध्यक्ष लोकसभा द्वारा मत लिया जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटीन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय संसद का सचिवालय। देखिए भारतीय संसद का सचिवालय जो होता है वो सरकार से स्वतंत्र होता है और लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। तो इसे देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण की बात करें तो वह संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती हैं। उदाहरण के लिए लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति। ठीक है, ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करें नंबर वाइज तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी होगी। ठीक है, देखिए समझ लेते हैं इसको एक बार। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समितियां। देखिए लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर कैग के रिपोर्ट की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की अगर बात करें हम तो इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें संख्या कितनी है, 30। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। देखिए इस समिति में भी 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस समिति का कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रम के संबंध में भारत के कैग की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। ठीक है, आगे देखेंगे उपर्युक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग हैं, जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। याचिका समिति की अगर बात करें तो याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। यह इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। देखिए संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली स्थायी समिति तथा दूसरी तदर्थ समिति के नाम से जानी जाती है। सदन विशेष की स्थायी समितियों तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों जैसे प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलने वाली तथा सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2 और 1 का होता है। जैसे 15 और 7 का अनुपात जो मतलब 15 और 7 सदस्यों की संख्या निर्धारित है वो 2 और 1 का अनुपात ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करें कि
कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा होती है। ठीक है, लोक लेखा समिति यानी पीएसी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो ये 1954 में लागू हुआ था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ देख लेंगे। ये कह रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये सही है। ठीक है, आगे आता है 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के संबंध में था, ग्राम पंचायतों के संबंध में, ये सही नहीं है। सती निरोध अधिनियम 1987, ये सही है। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो सामाजिक अधिनियम नहीं है कौन सा? मीसा। ठीक है, मीसा यहाँ सामाजिक अधिनियम नहीं है। देख लेंगे मीसा क्या है। देखिए, मीसा MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नामक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1971 में बना तथा 1977 में निरस्त कर दिया गया। ठीक है, यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया अधिनियम था, अतः यह सामाजिक अधिनियम नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अलावा सामाजिक जो अन्य अधिनियम दिए गए हैं, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक दोष निवारण हेतु बनाए गए अधिनियम हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं एंटी डावरी एक्ट, यानी दहेज के जो है खिलाफ एक्ट लाया गया वो, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। ठीक है, ये तीनों जो है वो सामाजिक अधिनियम है। ठीक है, और मीसा जो है इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था। ठीक है, तो आंसर ए। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। यह लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। देखिए, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली और 26 अक्टूबर 2006 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेशा को 1996 में अधिनियमित किया। निम्न में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? देखिए, पेशा का अगर हम अधिनियम की बात करें, पेशा अधिनियम की, तो उसका उद्देश्य एक है स्वशासन प्रदान करना, ये ठीक है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ये भी ठीक है। इसके अलावा जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त कराना, ये भी ठीक है। अब जो नहीं है वो है जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी है। देखिए, इसको देखते हैं। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम यानी कि RTI एक्ट। ठीक है, RTI एक्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए कह रहे हैं RTI एक्ट भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये जो है 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम RTI को संसद द्वारा पारित लोकसभा में 11 मई 2005 को और राज्यसभा में 12 मई 2005 को। उसके बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं इसको। यह देखिए यह 12 अक्टूबर यानी 12-13 अक्टूबर की मध्यरात्रि 2005 से प्रभावी हुआ। ठीक है, यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। ठीक है, चलिए अब ये एक मूल अधिकार भी माना जाता है अनुच्छेद 19(1) के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। तो NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको एक बार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल
ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेंगे। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया था। देखिए, वनों के संरक्षण तथा इससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने वाले इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और यह अक्टूबर 25, 1980 से प्रभावी है। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में लोकसभा, राज्यसभा और संसदीय प्रक्रिया, कार्य संचालन और इसके अलावा संसद से पास कुछ अधिनियम, इसके बारे में हमने अभी भी इस वीडियो में पढ़ा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।